हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अदनान हामिद अपने यूट्यूब चैनल एएच क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले के लेक्चर में हमने लर्निंग अधिगम के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा कर्व्स ऑफ लर्निंग के बारे में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से वो कारक हैं जिनसे किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी बच्चे की लर्निंग जो है प्रभावित होती है, या तो वो स्पीड अप हो जाती है या उसकी स्पीड जो है रुक जाती है। तो मेनली इससे रिलेटेड 3 से 4 फैक्टर्स होते हैं जिनसे जो है लर्निंग प्रभावित होती है, जिनमें सबसे पहले आता है हमारा रिलेटेड टू स्टूडेंट्स, एंड द सेकंड वन इज रिलेटेड टू टीचर्स, एंड द थर्ड वन इज एनवायरमेंट, एंड द फोर्थ वन इज द कंटेंट। पहले हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू लर्नर या चाइल्ड, यानी बच्चे से संबंधित वो कारक जो बच्चे की लर्निंग को, बच्चे के अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले क्या कारक होगा? सबसे पहला कारक होगा फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास। हम जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तो उसी पे ये पूरा है कि फिजिकल डेवलपमेंट। अगर बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट सही तरीके से हो रहा है, बच्चा जो है, बच्चे के जो है लंबाई अच्छे से बढ़ रही है, बच्चे का जो है वेट अच्छे से बढ़ रहा है, जो प्रॉपर रेशियो में बढ़ना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है, बच्चे की लर्निंग जो होगी एक स्मूथ वे में चलेगी और बच्चा जो है चीजों को सीखता रहेगा। तो ये फिजिकल डेवलपमेंट इफेक्ट करता है। दूसरा होता है मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास। किसी भी बच्चे, किसी भी इंडिविजुअल का अगर मानसिक विकास हो रहा है, अगर वो चीजों को रिसीव करने, चीजों को ग्रहण करने के लायक उसका जो है मानसिक विकास हो रहा है, तो बच्चे की जो लर्निंग होगी वो स्मूथ वे में चलती रहेगी। तो हम कह सकते हैं मेंटल डेवलपमेंट, या हम कह सकते हैं कॉग्निटिव एबिलिटीज, डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज के उसके जो है मस्तिष्क में जो एबिलिटीज हो रही, मानसिक जो एबिलिटीज हैं, उनका विकास अगर सही तरीके से हो रहा है तो लर्निंग जो होगी उसकी एक अच्छे तरीके से चलती रहेगी। थर्ड वन आता है मेंटल हेल्थ। अगर किसी बच्चे की मेंटल हेल्थ ठीक है, अगर कोई बच्चा जिस तरीके से उसका मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए कि 2 साल में उसको ये चीजें आना चाहिए, 4 साल में ये चीज आना चाहिए, 7 साल में ये चीज आना चाहिए, और अगर उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो एकदम ठीक है तो उसकी लर्निंग भी ठीक रहेगी। अगर उसको कोई बीमारी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे हम पढ़ेंगे आगे लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में, तो बच्चे का जो है लर्निंग उससे प्रभावित होती है। तो नेक्स्ट वन इज इंटेलिजेंस लेवल, या इसको हम कहते हैं आईक्यू। देखिए, हर बच्चा जो होता है वो अलग अलग मेंटल एबिलिटीज रखता है, अलग अलग इंटेलिजेंस लेवल होता है, अलग अलग हर बच्चे का आईक्यू होता है। तो जिस बच्चे का आईक्यू, इंटेलिजेंस लेवल जितना ज्यादा होगा, उस बच्चे की लर्निंग उतनी ही फास्ट होगी। हम देखते हैं कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत जल्दी सीख जाते हैं किसी चीज को, कुछ बच्चे थोड़ा सा कम टाइम लगाते हैं उनसे, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा टाइम लगा लेते हैं। तो यही सारे फैक्टर्स होते हैं। उनमें से हो सकता है उसका फिजिकल डेवलपमेंट सही से नहीं हो रहा हो, मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो रहा हो, कॉग्निटिव एबिलिटीज का विकास नहीं हो पा रहा हो, मेंटल हेल्थ उसकी अच्छी ना हो, या फिर उसका आईक्यू यानी इंटेलिजेंस लेवल थोड़ा सा कम हो। तो ये इंटेलिजेंस लेवल आता है। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरेस्ट। बहुत सारी स्टडीज ऐसी हुई हैं जिनमें पता चला है कि कोई भी इंडिविजुअल हो उस काम को अच्छे से करता है या उस काम को अच्छे से याद रख पाता है जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है, जो उसमें अच्छे से वो पार्टिसिपेट करता है। अगर हमारा किसी काम में इंटरेस्ट ही नहीं है तो हमारा मन ही नहीं लगेगा। इसी तरीके से जब लर्निंग हो रही होती है, बच्चा कुछ सीख रहा होता है, अगर वो उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, अगर उस चीज में उसका इंटरेस्ट है, तो
लर्निंग अच्छे से होगी। अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपने किसी बच्चे को जबरदस्ती पढ़ने के लिए बिठा दिया है, उसका मन है कुछ और करने का, खेलने कूदने का, सारे उसके दोस्त जो है खेलने गए हुए हैं, पिकनिक पे गए हुए हैं, उस टाइम पे आपने उसे पढ़ने बिठा दिया है, अब उसका इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है उस चीज में, तो क्या होगा, लर्निंग जो होगी वो उसकी हैम्पर होगी, उसमें लर्निंग में बाधा डालेगा। दूसरी चीज होती है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। मोटिवेशन, किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी चीज को सीखने के लिए मोटिवेशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आप लोग यहाँ पे मोबाइल खोल के यूट्यूब पे जो है ये लेक्चर सुनने के लिए बैठे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ मोटिवेशन आया होगा आपके अंदर, तभी आप लोग जो है ये लेक्चर लेके बैठे हुए हैं, वरना आप हो सकता था कोई कॉमेडी देख रहे होते, कोई मूवी देख रहे होते, कोई सॉन्ग सुन रहे होते। तो मोटिवेशन, अब ये मोटिवेशन आता कहां से है? एक तो चीज है हमारा ये इंटरेस्ट, अगर हमें इस चीज में इंटरेस्ट है तो हमारा मोटिवेशन आएगा। अब मोटिवेशन दो तरीके से हमको आता है, दो चीजें हो सकती हैं। एक होता है हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन, और एक होता है एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ये आंतरिक और ये बाह्य। अब ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है खुद अपने अंदर से हमने चीजों को देखा, किया, क्या नहीं हमें जो है जॉब चाहिए, ठीक है, नहीं हमें जो है अपने जो है फैमिली को सपोर्ट करना है, हमें अपने जो है पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, या बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, हमें अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है। तो एक हमारे अंदर से कुछ मोटिवेशन निकला, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक मोटिवेशन या आंतरिक अभिप्रेरणा। एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, हमने किसी को देख लिया करते हुए, जैसे हम शॉर्ट्स देखते हैं ना, तो हमने कुछ जिम करते हुए किसी की जो है किसी को देखा, किसी बॉडी बिल्डर को, और हमने उसकी कई सारी वीडियोस देख डाली। अब हम बेड पे लेटे लेटे एकदम एक्सटर्नली बहुत मोटिवेट हो गए कि कल तो जाके जिम तोड़ देना है। तो लेकिन होता क्या है, जैसे ही सुबह होती है फिर हम रनिंग पे नहीं जाते, हम जो जिम नहीं जाते, तो वो हमारा क्या होता है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन में लर्नर जो होता है बहुत हाईली मोटिवेटेड होता है टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ देयर गोल, वो उसमें इंटरेस्ट ले रहा होता है। लेकिन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है ना, एक बुलबुले की तरह होता है, कुछ टाइम के लिए तो जो है ना, आप जब मोटिवेशन कोई चीज देख रहे होंगे, कोई वीडियो देख रहे होंगे किसी चीज से रिलेटेड, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया जिम का, तो आपको नींद नहीं आएगी कि कब जो है सुबह हो और मैं जल्दी से जिम पहुंचूं, लेकिन जब सुबह होती है तब हम सो रहे होते हैं। तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, तो ये लर्निंग के लिए मोटिवेशन की जो है बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा आता है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट या इमोशंस, अगर बच्चे के इमोशंस में सही तरीके से डेवलप हो रहे हैं, सही तरीके से वो चीजों को ले पाता है, चीजों को समझ पाता है कि कौन किस वे में क्या चीज कह रहा है, या चीजें किन चीजों को उसे किस तरीके से लेना है, तो उसकी लर्निंग जो होगी बहुत ज्यादा अच्छे वे में चलेगी। अदरवाइज कोई बच्चा है, टीचर ने उसको कुछ बोला तो वो रोने लगा या कुछ भी चीज करने लगा, फॉर एग्जाम्पल है ये चीजें, उसके इमोशंस में जो है चीजें, जब कोई भी बहुत ज्यादा इमोशनली होता है तो चीजें जो होती हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। जैसे हम कहते हैं ना, इमोशंस हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं हमारे पॉजिटिव इमोशन और एक होते हैं हमारे नेगेटिव इमोशन। इसको इन एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पॉजिटिव इमोशन में क्या आता है? अफेक्शन, स्नेह, कि ये टीचर हैं बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मारते नहीं है, बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं, इनके पास जाओ तो नोट्स भी बताते हैं कहां से मिलेंगे, इनके पास जाओ तो सारी चीजें बताते हैं। तो एक हमारा एक इमोशन है, पॉजिटिव चीजें हैं। कि दूसरी चीज क्या है? अफेक्शन। न हमारा आता है होप, आशा। आपको ये होप है कि आप जो है सीटेट क्वालिफाई करेंगे, सुपर टेट देंगे तो हमें जो है एक अच्छा जो है एक जॉब मिलेगी। तो इमोशनल डेवलपमेंट, ऐसे इसको दूसरी तरीके से समझे, अगर कोई इंडिविजुअल, कोई भी बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, अब वो इमोशंस, इस टाइम पे इमोशंस को समझिए, पॉजिटिव इमोशन है, नेगेटिव इमोशन को, और वो जो है थोड़ा सा जो है डर जाए, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो घर वाले क्या कहेंगे, सोसाइटी वाले क्या कहेंगे। जो हम जो सुसाइडल केस जो देख रहे हैं वो क्या चीज है? बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट ही तो सही से नहीं हो पाता है, वो चीजों को सही से
जो है हैंडल नहीं कर पाता है, बाहर के क्रिटिसिज्म को, तनकीद को वो अपने सही तरीके से नहीं ले पाता है। तो पॉजिटिव, अगर उस बच्चे के अंदर पॉजिटिव इमोशन हो, अफेक्शन हो, होप हो, और भी बहुत सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, तो वो उसमें सही से ले लेगा। अब नेगेटिव इमोशन, जो बच्चे सुसाइडल टेंडेंसी वाले होते हैं, सुसाइड करते हैं, तो उनमें आप देखिए एंजाइटी, चिंता, कहते हैं ना चिंता चिता समान होती है। तो एंजाइटी, अगर बच्चे के अंदर एंजाइटी डेवलप हो गई कि मेरा ये एग्जाम कैसे होगा, या मैं ये चीज सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा, तब भी बच्चे की जो है लर्निंग जो क्या होती है, लर्निंग जो होती है वो हैम्पर्ड होती है। या अगर वो बच्चे के अंदर सही चीजें हैं तो वो उसी स्पीड से निकलेगी। उसके अंदर डर है, किसी चीज का फेयर है कि नहीं, अगर जो है मैंने एग्जाम पास नहीं किया तो मेरे घर वाले मुझे तोड़ देंगे, घर वाले मारेंगे, इतना पैसा मैंने बर्बाद कर दिया, इस सारी से। तो इमोशनल डेवलपमेंट, अगर उसके अंदर पॉजिटिव इमोशंस, अफेक्शन, होप, जॉय, ये सारी चीजें अगर बच्चे के अंदर सही से डेवलप हो रही हैं, तो इमोशनल डेवलपमेंट ये पॉजिटिव भी होते हैं या नेगेटिव भी होते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड कहते हैं, जैसे आपने सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, ये देंगे, तो इसमें क्या आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, कि क्या आपके अंदर टीचिंग का जो एप्टीट्यूड है वो चीजें आपके अंदर हैं कि नहीं है। अगर हम किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी बच्चे को कोई चीज सिखा रहे हैं, तो क्या वो उस सीखने का, उसके अंदर वो एप्टीट्यूड रखता है कि नहीं रखता, वो इंटरेस्ट उस बच्चे के अंदर है कि नहीं है। तो अगर उसके अंदर वो एप्टीट्यूड होगा तो वो बच्चा अच्छे से वो चीज सीख पाएगा। जैसे हमारा होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, तो ये एप्टीट्यूड भी हमारा बहुत इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट हमारा आता है मैच्योरिटी, परिपक्वता। जैसे जैसे बच्चा परिपक्वता की ओर बढ़ता चला जाता है, उसकी लर्निंग क्या होती है, लर्निंग इनहांस होती चली जाती है। अगर बच्चा जो है कम परिपक्व होगा तो उसकी लर्निंग भी उसी तरीके से जो है कम स्मूथ वे में चलेगी। नेक्स्ट हमारा आता है लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल, बच्चा किस तरीके से सीखता है, बच्चे के पढ़ने का तरीका क्या है, वो सुबह में पढ़ता है, शाम को पढ़ता है, रात में पढ़ता है, या उसका आसपास का एनवायरनमेंट किस तरीके का है, क्या वो सिर्फ जो है बुक से पढ़ता है, क्या वो लिख के भी देखता है। तो ये हमारा पूरा किस चीज में आ जाएगा, लर्निंग स्टाइल में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आएगा स्टडी हैबिट। स्टडी हैबिट, बच्चे की स्टडी हैबिट्स क्या है, क्या वो रेगुलरली पढ़ता है, क्या वो कभी कभी खोल के चीजों को देखता है, तो इससे भी हमारी लर्निंग जो है अफेक्ट होती है। कल्चर, बच्चे का कल्चर कैसा है, सांस्कृतिक चीजें कैसी हैं, बच्चा किस एनवायरनमेंट में रह रहा है, तो ये सारी चीजें उसको अफेक्ट करती हैं। सोशल इंटरेक्शन, क्या वो लोगों से मिलता जुलता है, यही चीज यहां पे आगे इमोशनल डेवलपमेंट, क्या वो लोगों से मिलजुल पाता है, अपनी एंजाइटी को, अपनी प्रॉब्लम्स को लोगों के साथ शेयर कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो इस चीज से भी जो है लर्निंग अफेक्ट होती है। नेक्स्ट हमारा आता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हम अपनी क्लास में देखते हैं कि कोई जो है अमीर गरीब, किस कास्ट से बिलोंग करता है, किस कहाँ रहता है, रूरल अर्बन, तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू लर्नर। ये सारी चीजें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बच्चे की लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिलेटेड टू टीचर्स के कैसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करते हैं। तो यहां तक ये सारा चीजें क्लियर हुई, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव एबिलिटीज, मेंटल हेल्थ, इंटेलिजेंस लेवल, इंटरेस्ट, मोटिवेशन, इमोशनल डेवलपमेंट, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव, एप्टीट्यूड, मैच्योरिटी, लर्निंग स्टाइल, लर्निंग हैबिट, कल्चर, सोशल इंटरेक्शन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो यहां तक ये सारा क्लियर हुआ, रब कर दिया जाए इसको। नेक्स्ट हमारा आता है रिलेटेड टू टीचर्स, कि टीचर्स की कौन कौन सी ऐसी खासियत होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करती हैं। सबसे पहला होता है सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसी। सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसी,
क्या उस टीचर को जो वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उस टीचर की नॉलेज है कि उस सब्जेक्ट की नॉलेज है कि नहीं है, या हम कह सकते हैं सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट कंपिटेंसी या सब्जेक्ट नॉलेज या मास्टरी है कि नहीं है, उस पर कमांड है कि नहीं है, वो बच्चों के डाउट्स क्लियर कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो टीचर्स कितना कॉम्पिटेंट है इन क्लैरिफाइंग द डाउट्स ऑफ द स्टूडेंट। ठीक, यहां तक हुआ। नेक्स्ट हुआ पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस। पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस या हम कह सकते हैं टीचिंग मेथड। कभी कभी हमने देखा होगा, हम बात करते हैं कि वो टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, उन्हें बहुत नॉलेज है, लेकिन क्लास में अच्छा नहीं कर पाते हैं, बच्चों को समझा नहीं पाते हैं। रिसर्च वर्क तो उनका बहुत अच्छा है, अगर हम हायर स्टडीज की बात करें कि उनका रिसर्च वर्क तो बहुत अच्छा है। इवन ये सुनने में आया है कि अब जो यूनिवर्सिटीज में टीचर होते हैं पीएचडी, उनको भी कुछ बीएड कराया जाए या बीएड तरीके से कुछ ओरिएंटेशन प्रोग्राम दिया जाए, क्योंकि ये चीज फील की जा रही है कि रिसर्च वर्क तो बहुत अच्छा है, चीजें बहुत अच्छे से आती हैं, लेकिन क्लास में उतने अच्छे से वो कन्वे नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या चीज होती है? पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस। टीचिंग मेथड्स क्या है टीचर्स के, क्या वो ऐसे सूटेबल टीचिंग मेथड्स को अडॉप्ट करता है जिससे वो जो टॉपिक पढ़ा रहा है उसे इजी बना सके, उसे इंटरेस्टिंग बना सके, जिससे कि लर्नर जल्दी से सीख जाए और उसको वो लंबे समय तक याद रख सके। नेक्स्ट हमारी एक चीज आती है, एबल टू कैटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस कि क्या टीचर इस तरीके का है कि वो क्लास में जो इंडिविजुअल डिफरेंस, देखिए क्लास में हर बच्चा, जो कि हमने अभी पहले डिस्कस किया, जो फैक्टर्स डिस्कस किए रिलेटेड टू लर्नर, सेम नहीं होते हैं, उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। डिफरेंसेस हो सकते हैं रिलेटेड टू देयर फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, देयर आईक्यू, देयर इंटरेस्ट। तो क्या टीचर उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर कर पाता है? क्या वो उनको समझ पाता है? क्या वो ऐसे टीचिंग मेथड्स को अडॉप्ट करता है कि जिससे कि वो सारे लर्नर, सारे स्टूडेंट्स उसकी बात को समझ सकें? तो हम कह सकते हैं एबल टू कैटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। टीचर बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझ सके और उनकी नीड के अकॉर्डिंग बच्चों को ट्रेन कर सके, उनको शिक्षा दे सके। नेक्स्ट हमारा आता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ऐसा तो नहीं है टीचर आया, कुछ बम्बार्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और बम्बार्डिंग ऑफ नॉलेज किया और चला गया। टीचर एक्टिव रहा, बच्चे पैसिव रहे, बच्चे बस देखते रहे और सुनते रहे। लेकिन ऐसा तो नहीं है, जबकि होना ऐसा चाहिए कि क्लास में टीचर का रोल ये हो कि वो बच्चों को एक्टिव कराए, उनको कुछ एक्टिविटी दे, उनको इस तरीके से पढ़ाए कि एजुकेशन किस तरीके का प्रोसेस बन जाए, एक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। बच्चे खुद अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें। टीचर सिर्फ एक, जो मैं बार बार कहता हूं, एज ए फैसिलिटेटर का काम करे, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज प्रदान करे जिससे कि वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर सकें। नेक्स्ट होता है हमारा मोटिवेटेड एंड एंथुजियास्टिक। क्या टीचर मोटिवेटेड है पढ़ाने के लिए, या वो ऐसे ही आ गया है क्लास में, उसका मन नहीं है और वो ऐसे ही चला आया है, विदाउट एनी प्रिपरेशन आ गया है, कोई एंथुसियाज्म ही नहीं है? तो टीचर को क्या होना चाहिए? मोटिवेटेड होना चाहिए और एंथुसियास्टिक होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस टीचर आया क्लास में और उसने कहा भाई बुक खोलो, कहाँ पे है, खुद क्लास में आके देख रहा है कि भाई कल कहाँ तक हो गया था, कुछ पहले से प्रिपरेशन करके आए कि मुझे इन एक्टिविटीज में बच्चों को इन्वॉल्व करना है। तो ये सारे था रिलेटेड टू टीचर्स। तो यहां तक क्लियर हुआ। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने यहाँ पे आपको समझाए। तो ये चीज क्लियर हुई यहां तक। नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा आता है रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट किसका? इन्वायरमेंट हमारे लर्नर का। अब लर्नर का इन्वायरमेंट क्या क्या लर्नर का इन्वायरमेंट होता है? 3 इन्वायरमेंट होते हैं लर्नर के बेसिकली। सबसे पहला इन्वायरमेंट उसे कहां मिलता है? फैमिली में। उसकी फैमिली का इन्वायरमेंट कैसा है? नेक्स्ट हमारा मिलता है स्कूल का इन्वायरमेंट, फिर मिलता है क्लास का और पीयर ग्रुप। फैमिली, अगर हम फैमिली की बात करें तो क्या फैमिली में किसी भी जो लर्निंग है उसको एक
कंस्ट्रक्टिव या कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है कि नहीं फैमिली में, बच्चे की जो है मोटिवेट किया जाता है कि नहीं, बच्चे को जो है शाबाशी दी जाती है, रीइंफोर्समेंट दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। तो फैमिली का एनवायरनमेंट किस तरीके का, ऐसा तो नहीं है जैसे हम देखते हैं कि पहले टाइम में जो है लड़कियों को कहते थे नहीं आप घर पे रहो, आपको पढ़ने की क्या जरूरत है। तो फैमिली से किस तरीके का हमें इनपुट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, क्या चीजें होती हैं, तो ये बच्चे की लर्निंग को बहुत प्रभावित करते हैं। स्कूल का एनवायरनमेंट, स्कूल में किस तरीके का एनवायरनमेंट है, किस तरीके का डिसिप्लिन है, ये सारी चीजें जो होती हैं बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करती हैं। ऐसे ही हमारा आता है क्लास का एनवायरनमेंट। क्लास और पीयर ग्रुप का एनवायरनमेंट सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि बच्चा क्लास में बहुत एक क्लास जो होता है एक तरीके से स्कूल को और क्लास को, स्कूल को एक मिनिएचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी भी कहा जाता है। ये किसने कहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि स्कूल को मिनिएचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी किसने कहा है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो क्लास में क्या होता है कि क्लास में किस तरीके का एनवायरनमेंट है, क्या एक हेल्दी कंपटीशन क्लास में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हेल्दी कंपटीशन है कि नहीं है, बच्चे मोटिवेटेड हैं कि नहीं है, बच्चों के बीच कोऑपरेशन है कि नहीं, बच्चे जो है कोलैबोरेटिव लर्निंग से कुछ सीख रहे हैं कि नहीं, कोलैबोरेशन। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो बच्चों की लर्निंग को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फोर्थ वन, कंटेंट या करिकुलम या सिलेबस। करिकुलम के अंदर ही हमारा सिलेबस आ जाता है। करिकुलम हम कहते हैं कि ऑल द एक्सपीरियंसेस दैट आर प्रोवाइडेड इन द स्कूल आर इज कॉल्ड करिकुलम। तो हमने करिकुलम किस तरीके से डिजाइन किया है, हमारा जो कंटेंट है वो किस तरीके से डिजाइन किया हुआ है, क्या वो बच्चे की एज के अकॉर्डिंग है, क्या वो बच्चे की मेंटल एबिलिटीज के अकॉर्डिंग है, क्या वो बच्चे के लिए फायदेमंद है कि नहीं। ऐसा करिकुलम तो हमने नहीं बना दिया है कि वो उसके लिए फायदेमंद ही नहीं है, क्या वो उसमें इंटरेस्ट रखता है कि नहीं। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं हमारे करिकुलम, कंटेंट एंड सिलेबस रिलेटेड। तो ये था हमारा पूरा फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग कि कौन कौन से कारक हैं जो हमारी लर्निंग को, बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करते हैं। तो आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई डाउट हो तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल पे और बहुत सारी ऐसी वीडियोस मौजूद हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।